नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात बजट सत्र की। जी हां, बजट सत्र के आज समापन के साथ संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात भी हुई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात बुधवार को संसद में हुई। बता दें कि संसद के बजट सत्र का समापन हो गया। इसके साथ संसद की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में सभी सदस्यों ने देर रात तक बैठकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। कुल 13 विधेयक पारित हुए। 5 विषयों पर अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। बजट पर भी चर्चा की गई। पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की नजर अब आगामी विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हिमाचल प्रदेश में सीएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर नाकाम सीएम साबित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी का केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश भर में लोगों के लिए एक उम्मीद बनता जा रहा है, और जैसे जैसे देश भर में लोगों के लिए केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उम्मीद बन रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खौफ पैदा हो रहा है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से सरकारें केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम कर रही हैं और चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है, तो जहां भी अब चुनाव होते हैं वहां माहौल यही बनता है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, वैसे ही जहां चुनाव होता है वहां भी लोग चाहते हैं कि भाई केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहिए। आपने देखा गुजरात में जब केजरीवाल जी गए अभी रैली करने, तो कितना ज़बरदस्त वहाँ पे जनता का रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल गए केजरीवाल जी, तो वहाँ भी जनता का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया, उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोजगार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए, देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई, अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। अरविंद आज संसद अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने शून्यकाल में 50-50 प्रश्न लिए हैं। स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उन्होंने 20-20 जीरो आवर में प्रश्न की जगह 50-50 प्रश्न लिए हैं, और जिसने भी जो कहना था सदन में वो बोला है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हमारी बात नहीं रह पाई। हाँ, विधिवत एक चर्चा किसी सब्जेक्ट पे तो अभी नहीं हुई, तो अगले सत्र में हो जाएगी। हमें कुल मिला करके महंगाई जिन जिन क्षेत्रों में है उसकी चर्चा विपक्ष करे न करे, हम करने को तैयार हैं। हम जनता के साथ करेंगे, और करेंगे ही नहीं, उसको कैसे नियंत्रित करना है वो भी कर रहे हैं। कैसे इतनी महंगाई के बावजूद भी घर घर हमें फ्री राशन देना है, हम इसका भी प्रयास कर रहे हैं। और कई देशों में युद्ध की स्थिति के बावजूद हम महंगाई को कितना भारत में नियंत्रित कर सकते हैं, सारी बातें तो हो रही हैं।
अब बात करेंगे पंजाब की, जहां पर बेअदबी की घटनाओं में न्याय की मांग को लेकर भगवंत मान की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। 2015 के बेअदबी के मामलों और उसके बाद पुलिस गोलीबारी की घटना में न्याय की मांग को लेकर कई सिख संगठनों ने फरीदकोट में भटिंडा अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और मामलों में न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है। सिद्धू ने कहा कि मैं न्याय की मांग करता हूं और न्याय दिलाने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की मांग कर रहा हूं। हर दिन सुनवाई होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पहले के बयान का हवाला देते हुए सिद्धू ने कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 24 घंटे के भीतर बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। सिद्धू ने सवाल उठाया कि इस मामले में न्याय दिलाने से अब अरविंद केजरीवाल को कौन रोक रहा है। महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज बेल पर बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद कई संगठन कालीचरण का आवभगत करते नजर आए। इंदौर में कालीचरण महाराज तलवार लहराते नजर आए हैं। कांग्रेस नेता राकेश सिंह कालीचरण महाराज की आलोचना की है। राकेश सिंह की तरफ से कहा गया है कि कालीचरण महाराज दहशत फैला रहे हैं। आपको बता दें कि कालीचरण महाराज महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और जेल से बाहर आने के बाद कई संगठनों से कालीचरण का खूब स्वागत भी देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों को वापस भेजने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने की बात कही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आश्वासन देते हुए कहा कि मामले में केंद्र का जवाब दाखिल होने के बाद इसे सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरीके के मुद्दे का बेहतर समाधान कोर्ट की बजाय सरकार के पास है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या लोगों की पहचान की जाए और उन्हें 1 साल के भीतर वापस भेजा जाए। केंद्र और कई राज्य सरकारों ने अभी तक इसकी याचिका पर जवाब नहीं दिया। अश्विनी उपाध्याय की याचिका में देश में अवैध तरीके से प्रवेश को लेकर बने कानून को और सख्त किए जाने की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत में अवैध तरीके से आने वाले लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज बनाने को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया जाना चाहिए। तो वहीं घुसपैठियों के वापस भेजने की लेकर मांग को लेकर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। घुसपैठियों को वापस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि तमाम तरीके के मसले इस याचिका के तहत उठाए गए हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी। करौली दंगों के आज 6 दिन हो गए हैं। लोग अपने ही घरों में कैद हैं। दूध, सब्जी जैसी जरूरी चीजों के लिए भी मोहताज हो गए हैं। हमेशा आबाद रहने वाले करौली की गलियों में डरावना सन्नाटा है। इलाके में 7 अप्रैल तक इंटरनेट भी बंद रहेगा। जब दंगाई पत्थर बरसा रहे थे, दुकानें जला रहे थे, लोगों पर लाठी सरियों से हमला कर रहे थे, तब पुलिस तमाशबीन बनकर खड़ी थी। मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे थे। ऐसे कई वीडियो मिले हैं जिनमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने दंगों को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि पथराव के बाद लोग घरों से लाठी डंडे लेकर गली में आ गए, वाहनों में तोड़फोड़ करते रहे। पुलिस की मौजूदगी में दंगाई लोगों को लाठी सरियों से मार रहे थे। पुलिसकर्मी उन्हें केवल बोलते रहे कि ठीक है, गाड़ी तोड़ दिया, अब चले जाओ, जाओ नहीं तो दंगा हो जाएगा। इनमें नाबालिग बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक दिखाई दिए। ये वीडियो भी 2 से 3 मिनट का है। कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जो खुद पुलिसकर्मियों ने बनाए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब दंगे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद किससे करते हैं आप कि इन दंगों को रोका जाएगा, आपकी सुरक्षा की जाएगी। खाकी से ये उम्मीद होती है, लेकिन अब तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे खाकी वाले खड़े हैं। दंगाई दंगा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। राजस्थान के करौली में दंगों का जो सच है वो इन तस्वीरों के सामने आ रहा है।
हालांकि इस तरह के कई और वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें यह तक कहा जा रहा है कि ये वीडियो भी पुलिस ने बनाए हैं कई जगह पर। लेकिन सवाल ये कि आखिर जिनसे सुरक्षा की उम्मीद आप करते हैं वही तमाशबीन बनकर अगर खड़े होंगे तो आखिर इस तरह की घटनाओं को आखिर रोकेगा कौन? इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जवान से लेकर बुजुर्ग सभी दंगों का हिस्सा बन रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लाठी डंडे लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस वाले वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, गाड़ी तोड़ दी, कर लिया जितना हल्ला करना था, अब लौट जाओ वरना दंगे हो जाएंगे। इस तरह की बातें करते हुए पुलिस ये कह रही है कि गाड़ी तोड़ दी, कोई नहीं, अब घर जाओ, लेकिन दंगे ना हो इसको लेकर कोई बड़ा कदम यहां पर नहीं उठाया गया। राजस्थान के करौली में आज लोग घरों में बंद हैं, दहशत का माहौल है, डरे हुए हैं। लेकिन दंगों का क्या सच है वो तस्वीरें आपको बता रही हैं, क्योंकि ऐसे ही तस्वीर कई जगह से वायरल हो रही हैं, कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों पर तो सवाल है ही कि आखिर इस तरीके से दंगों को हवा देने का काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल खाकी पर भी कि आखिर जिनसे सुरक्षा की उम्मीद है वही तमाशबीन बनकर खड़े होंगे तो सुरक्षा कौन करेगा? भारत में लोग शादियों पर बड़ा खर्चा करते हैं। नए दंपत्ति को महंगे से महंगे गिफ्ट भी दिए जाते हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में पेट्रोल डीजल भी तोहफा बनने लगा है। जी हां, तमिलनाडु के चेय्यूर में नए कपल को उनके दोस्तों ने पेट्रोल डीजल से भरा बोतल गिफ्ट कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर करके रचनात्मक व्यंग कर रहे हैं, यानी कि मीम्स बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये अपने आप में अनोखा तोहफा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में दुल्हा दुल्हन को उनकी शादी में मेहमानों ने पेट्रोल डीजल की बोतल गिफ्ट की है। खुशी देखिए किस तरीके से नजर आ रही है नवदंपति के चेहरे पर, चाहे ये मुस्कुराहट उस मजाक की हो जो किया गया है इनके साथ, या फिर इस बात की कि तोहफे में डीजल पेट्रोल मिला है। लेकिन तस्वीरें अपने आप में खास, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमिलनाडु के चेय्यूर का ये पूरा वीडियो है जहां पर शादी में ये अनोखा गिफ्ट दिया गया है दुल्हा दुल्हन को। पेट्रोल और डीजल जहां हर दिन उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है, ऐसे में ये वीडियो अपने आप में खास हो जाता है, क्योंकि शादी में ये अनोखा गिफ्ट दुल्हा दुल्हन के दोस्तों की तरफ से दिया गया है। और चेहरे पर खुशी देखिए, वहां खड़े गिफ्ट देने वाले और लेने वाले दोनों के चेहरे पर अलग से ही खुशी नजर आ रही है। चेय्यूर का ये पूरा वीडियो है जहां शादी में अनोखा गिफ्ट दिया गया है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद मीम्स इस वीडियो पर बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, लोग इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं। तो शादी में मिला ये अनोखा गिफ्ट दुल्हा दुल्हन को काफी पसंद आ रहा है और लोगों को सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और इसीलिए मीम्स बनाकर इस वीडियो को वायरल भी किया जा रहा है। अब देश और दुनिया की खबरों की बात कर रहे हैं तो दुनिया की खबरों की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां रूस यूक्रेन जंग का आज 43वां दिन है। इस बीच में जंग को लेकर भारत के रुख से खफा यूएस ने भारत को चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि भारत अगर रूस के साथ गठबंधन करता है तो उसे लंबे समय तक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को सीमित करे। भारत यूक्रेन पर हमले के चलते रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच मास्को से तेल भी ना खरीदे। इधर रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की मांग हो रही है। फ्रांस में यूरोपियन यूनियन की बैठक हुई, इसमें रूस पर गैस और ऑयल को लेकर बैन लगाने की बात की गई है। यूक्रेन के बूचा में रूसी अटैक में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोनों बेटियों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि पुतिन की दोनों बेटियां रूस में सरकार के साथ काम करती हैं, इसीलिए ये फैसला किया गया है।
यानी कि हर दिन सख्ती रूस पर बढ़ाई जा रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए भारत के रिएक्शन को लेकर, अमेरिका की तरफ से भारत को चेतावनी दी जा रही है कि अगर भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को सीमित नहीं करता है तो उसे खामियाजा लंबे वक्त तक चुकाना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ रूस को लेकर लगातार प्रतिबंध और कड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके की बूचा से घटना सामने आई है, बूचा को लेकर भारत के संसद में भी इसको लेकर निंदा की गई है और ये कहा गया कि हत्या करके किसी भी चीज का समाधान नहीं निकाला जा सकता। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया और यही कहा गया, बार बार भारत की तरफ से शांति का रुख अपनाने की बात की जा रही है कि बातचीत करे, समाधान निकाले। और ऐसे में अब अमेरिका एक बार फिर चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है कि अगर भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को सीमित नहीं किया तो उसको खामियाजा दूर तक चुकाना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 43वां दिन और इस बीच में जो खबरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यूक्रेन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच एयर इंडिया ने सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। एयर इंडिया की तरफ से मॉस्को की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। अभी तक हफ्ते में मॉस्को के लिए 2 विमान उड़ान भर रहे थे, लेकिन अब रूस के आसमान में खतरे को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि एयर इंडिया ने रशियन एम्बेसी को सूचित भी किया है कि वो सभी यात्रियों को रिफंड देगा। इस फैसले के बाद फिलहाल एयर इंडिया ने अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। माना जा रहा है कि रूस के आसमान और उसके आसपास की हो रही गतिविधियों के कारण उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट पर इंश्योरेंस देने से अंतर्राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनियों के मना कर दिया जाने के बाद यह फैसला लिया गया है और इसलिए एयर इंडिया ने अपनी मॉस्को उड़ानों को रोक दिया है। अब तक एयर इंडिया की हफ्ते में 2 उड़ान दिल्ली से मॉस्को जा रही थी। वहीं कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात में मॉस्को जाने के लिए ट्रांजिट रूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए यात्रियों को ताशकंद, इस्तांबुल, दुबई, अबू धाबी, दोहा और अन्य देशों से होकर मॉस्को और दिल्ली के बीच में यात्रा करनी होगी। बता दें कि जंग के बीच यूक्रेन में आम लोगों में दहशत का माहौल है। यूक्रेन के लोग बचने के लिए बंकरों में घुसे हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। इस बीच यूक्रेन सरकार ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाया। वहीं क्रेमलिन ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि रूसी सेना कभी भी आम नागरिकों को टारगेट नहीं करती। रूस के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत वसीली नेम्बेजिया ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद को बताया कि दुर्व्यवहार के आरोप झूठे थे। उन्होंने कहा कि जब बूचा रूसी नियंत्रण में था तो एक भी नागरिक के साथ हिंसा नहीं की गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और इस बीच में रूसी सैनिकों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। यूक्रेन के विपक्षी होलोस पार्टी की सांसद लेसिया वेलेंस्को ने दावा किया है कि रूसी सैनिक अब बच्चियों से भी रेप कर रहे हैं और उनके शरीर को दाग रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सांसद ने बताया कि रूसी सैनिक बच्चियों को फांसी पर भी लटका रहे हैं। लेसिया ने कहा कि रूसी सैनिक 10 साल की उम्र की लड़कियों का रेप करके उनके शरीर पर स्वास्थ्य के जैसे निशान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों ने बच्चियों और कम उम्र की लड़कियों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। लेसिया ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा, बलात्कार और हत्या कर दी गई है, महिलाओं का शत विशत शव। उन्होंने लिखा कि मैं अवाक हूं, मेरा मन क्रोध और भय और घृणा से भरा हुआ है। इससे पहले मार्च में लेसिया ने दावा किया था कि रूसी सेना उन महिलाओं का बलात्कार कर रही है और उन्हें फांसी पर लटका रही है जो बर्बर आक्रमण से बचने में असमर्थ है। वासिलेंको ने कहा था कि 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं ने भीषण हमलों को रोकने के लिए पुतिन की सेना की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। चीनी हैकर्स ने कुछ महीने पहले लद्दाख के पास पावर ग्रिड को निशाना बनाया था। इनका मकसद जरूरी जानकारी चुराना था। अमेरिका के मैसाचुसेट्स की निजी खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया।
फर्म ने कहा कि उसने भारत सरकार को ये जानकारी देने के बाद ही रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाल के महीनों में हैकर्स ने कम से कम 7 इंडियन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को निशाना बनाया। ये सेंटर्स लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास मौजूद इलाकों में ग्रिड कंट्रोल और रियल टाइम पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि हैकर्स के इसी ग्रुप ने नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हैकर्स ने पिछले 18 महीने में स्टेट और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स को लगातार टारगेट किया। पहले रेड इको नाम के ग्रुप ने हैकिंग की कोशिश की, उसके बाद टैग 38 ग्रुप सामने आया। ये दिखाता है कि भारत में चीन प्रायोजित खतरे लंबे समय से एक्टिव हैं। ऐसे में ग्रुप खुफिया जानकारी जुटाने के मौकों की तलाश में रहते हैं। इजराइल में नफ्ताली बेनेट सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इजराइल में सत्तारूढ़ गठबंधन की सचेतक के धार्मिक आधार पर इस्तीफा दिए जाने की वजह से प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सरकार 120 सदस्यीय सदन में अल्पमत में आ गई है। ऐसे में बेनेट की कार्यभार संभालने के 1 साल के भीतर देश में चुनाव की संभावना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री बेनेट की यामिना पार्टी की एडिथ सिलमैन ने खान पान के नियमों को लेकर विवाद के बाद के सवाल पर इस्तीफा देने की घोषणा की। सिलमैन ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि वो अब ऐसे गठबंधन में सेवा नहीं कर सकती जो हम सभी के लिए प्रिय मूल्यों के प्रतिकूल है। एडिथ सिलमैन ने प्रधानमंत्री से दक्षिणपंथी दलों के हाथ मिलाने का आग्रह किया। गठबंधन के पास 120 सदस्यीय संसद यानी कि नेसेट में केवल 60 सदस्य हैं। गठबंधन के सदस्य के इस्तीफा के बावजूद बेनेट की सरकार सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन उसे प्रमुख मुद्दों पर कानून बनाने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।